हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी और लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश की थी। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल जो है आपका वो ज्वाइन कर लेना, एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन के नाम से। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारी जो अपडेट है हमारी यहीं आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की आपको डिस्क्रिप्शन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, मतलब इस वाले सेमेस्टर में जिनके पास ये सब्जेक्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। सो इसकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ये न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का, सेम ये सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, ये किसी और सेमेस्टर में भी हो सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सो सबको हेल्प हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ट्रबल में हैं क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है कि बुकिश लैंग्वेज जो है, राइट। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कॉन्सेप्ट को जितना इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं कि कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी तो फिर आप लोग कर ही लेंगे, राइट। बाकी सब्सक्राइबर का हमारा जो टारगेट है वो 5000 का है। उम्मीद है हम सब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना तो भरोसा बिल्कुल है मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे, है ना। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुरू करते हैं आपका, ठीक है। और देखो मेन चीज यही है इसमें कि आप किस तरीके से अपनी पॉलिसी के बिहाफ पर, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन रहा है ना, तो उसी पर आज हम ध्यान देंगे। इंडिया एज अ स्विंग स्टेट, और इसका कंक्लूजन देखेंगे। ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 कवर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पार्ट 1 अभी नहीं देखा होगा, तो पहले पार्ट 1 देखना, देन आप पार्ट 2 देखना। सो वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। सो शुरू करते हैं। इंडिया एज अ स्विंग स्टेट, रोल ऑफ इंडिया इन शेपिंग द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। देखो एक सीधी सी बात है कि आप भारत को तो समझोगे कि वो एक स्विंग स्टेट के रूप में उभर रहा है ना। इसके अलावा और क्या चीज है कि आप ये देखोगे उभरती हुई जो विश्व व्यवस्था है उसको आकार देने में भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा समझ में आती होगी कि इंडिया इनिशियली, मतलब अगर आप शुरुआत से देखोगे तो स्टार्टिंग में ना जो इंडिया की पोजीशन थी ना वो बहुत डाउन रही है, राइट। बट धीरे 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 आप देखोगे कि ये ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम पर इंडिया काफी अच्छी अपनी पोजीशन रखता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जितनी समिट्स होती हैं, जितनी मीट्स होती हैं, वहां पर जो इंडिया अपना स्टैंड रखता है, या फिर जब हमारे PM जाते हैं मोदी जी, तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से मतलब उनको वैल्यू दी जाती है और चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सारी चीजें हम फेमिलियर हैं। देखो ये चीज ऐसी है जो हमारे आसपास हो रही है, हम रोज टीवी पे न्यूज पे सुनते हैं, तो आप लोग ना कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। और इन केस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यूज वगैरह से कटे हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रही स्पेशली न्यूज देखो बैठ के, पर एक बार ना ये नजरिया, जैसे आप सुन रहे हो चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करो, मजा आएगा काफी, है ना। कि हाँ वो ये तो वही चीज है जो मैम ने बताई थी और वही दिख भी रहा है वाक्य में, तो आप रिलेट करते हो चीजों को, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ये देखोगे ना, भारत की विदेश नीति की जो दार्शनिक नींव है वो लोकतंत्र में है, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और हमारा शुरू से ही सपना रहा है ना कि हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करें, और इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट एग्जाम्पल भी है जहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाई थी, राइट। प्रोस्पेरिटी, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअलिटी, पीस, आपको देखो ये सारी चीजें पता है कि हम हमेशा समृद्धि की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। आध्यात्मिकता में इंडिया काफी ऊपर आता है, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपने यहाँ पर जितनी भी आपकी चीजें हैं, मतलब चाहे आप पीस की बात करो, मतलब अहिंसा, अगर आपको पीस स्टैब्लिश करनी है, शांति स्टैब्लिश करनी है, तो भाई अहिंसात्मक रूप से आप कार्य करोगे ना। जितने भी नॉन वायलेंस एक्टिविटीज हैं आप उनके थ्रू काम करने की कोशिश करोगे। ये वो वाली चीज है कि इंटरनेशनल लेवल पर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई वाद विवाद हो गया, ठीक है, या फिर किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो अपन तुरंत ही मतलब वॉर में तो नहीं चले जाते ना कि हाँ भाई आ जाओ लड़ते हैं, अभी हो जाए 2-2 हाथ, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी। क्या होता है, नेगोशिएट करते हैं। ये जो टर्म्स है ना जो मैं बोल रही हूँ, नेगोशिएट करना, डिप्लोमेटिक टॉक करना, है ना, ये सारी ऐसी हैं कि आप क्या करते हो, बातचीत के थ्रू अपना सोल्यूशन निकालते हो, ठीक है। क्योंकि हर टाइम लड़ना सोल्यूशन नहीं होता है। ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, डिग्निटी की, संस्कृति की, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि इंडिया अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और आप इसी की वजह से, वो हमने पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में, स्पिरिचुअल लीडर बनने वाली बात हो रही है, वर्ल्ड लीडर की, वो विश्व गुरु, सॉरी, है ना, स्पिरिचुअल लीडर नहीं, विश्व गुरु की बात हो रही है कि इंडिया चाहता है कि वो लीड करे, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें, क्योंकि हमारे रूट्स इतने स्ट्रांग है, तो उसके बिहाफ पर आप अपना सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कमिटमेंट
टूवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म, नॉन अलाइनमेंट एंड एंटी रेशियलिज्म एट द वर्ल्ड स्टेज। ये सबसे बड़ी बात है कि हमेशा किन किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो आपके उपनिवेशवाद वाली जो एक्टिविटीज है ना, उन सबको अपोज करना, क्योंकि ये सही नहीं है। कॉलोनी स्टैब्लिश करना किसी कंट्री में जाकर बिल्कुल गलत है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट जो इंडिया ने अडॉप्ट किया, क्या इंडिया ने क्रिएट ही किया है ना, को फाउंडर रहा है इंडिया उसका, और ये सबसे बेस्ट पॉलिसी थी हमारी कि हमने कोई ब्लॉक ही ज्वाइन नहीं किया। अदरवाइज तो हमने इतनी मुश्किल से तो मतलब इंडिपेंडेंस अटेन की, ठीक है। और जैसे ही इंडिपेंडेंस अटेन की, भाई ये हमारी गड़बड़ हो जाती अगर हम नैम ज्वाइन ना करते। तो नैम ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंटी रेशियलिज्म, आपको पता है कि जितनी भी आपकी कौन सी होती है, जितनी ये जो नस्लवाद होता है ना, जैसे साउथ कहाँ था, साउथ अफ्रीका में था, राइट। सो साउथ अफ्रीका में कितना ज्यादा ट्रबल रहा है उसके लिए, तो इंडिया ने हमेशा इस चीज को अपोज किया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी फॉरेन पॉलिसी में, मेकिंग एंड सॉल्विंग द कंटेम्पररी ग्लोबल चैलेंजेस दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अनसर्टेन एंड अनस्टेबल वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बात सही है। तो आज के टाइम पे कंटेम्पररी समझते हो ना, जो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना, समकालीन टाइम में जितनी भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हुए उन सबको नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत हमेशा ध्यान रखता है कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं वर्ल्ड में, उस तरीके से ही वो अपने डिसीजंस को क्या करें, ले, ठीक है। इंडिया अ स्विंग स्टेट, भारत एक स्विंग राज्य है। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इंडिया एक स्विंग स्टेट का रोल प्ले कर रहा है और क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसकी भूमिका है ना, क्या इसका रोल है, वो चीज देखते हैं। सबसे पहले वो चीज जानने के लिए आपको जरूरी है कि इंडिया कंटेम्पररी टाइम में, मतलब आज के टाइम में, समकालीन टाइम में बहुत ज्यादा विलिंग है किस चीज के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, कि उसकी जितनी ज्यादा रीच होगी, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे ना, आप उतने ज्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है, आपकी उतनी ज्यादा पूछ होगी। इसके अलावा ह्यूज रिसोर्स कैपेबिलिटी, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी बहुत है ना, तो आप कोशिश करोगे अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज करो और ऐसी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करो जहां आपको आपके जरूरत के रिसोर्सेज मिल पाए। इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर है वो कॉन्स्टेंटली इस चीज पर वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस चीज पर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया अपना जो स्टैंड है वो बढ़ा सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और देखो धीरे धीरे ये चीज बढ़ भी रही है। अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखोगे और आज का टाइम देखोगे तो आप हर टाइम देखोगे कि हमने भाई भले ही थोड़ा थोड़ा सही, पर हम क्या कर रहे हैं, काफी ग्रो कर रहे हैं, मतलब काफी ऊपर जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात ये देखो, इंडिया की जो पोजीशन है ना वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, रीजन क्या है कि इंडिया की इतनी पूछ होती है या फिर इतना ज्यादा डिमांड में रहता है, या फिर इसकी बातें आप जो भी स्टेटमेंट देते हो वो बड़ी मैटर करती हैं बहुत ज्यादा, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है ना उसकी तरफ अटेंशन देता है। अपना रीजन, क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो आप वर्ल्ड में। एग्जांपल्स दिए जाते हैं जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है ना, तो इंडिया का नाम आता है उसमें कि हाँ भाई देखो कितनी अच्छी डेमोक्रेसी वहां स्टैब्लिश की। क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है ना, स्टार्टिंग में इनिशियली बोला गया था कि भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो ही नहीं सकती है ना, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हम यूनिक पोजीशन पे इसलिए रहते हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत रिच है ना, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ना कहीं नहीं मिलेंगी वर्ल्ड में, तो इंडिया इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक चीज बतानी है कि आप स्टार्टिंग में देखोगे ना 1947, देखो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा ना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो काफी कम था, बहुत लिमिटेड था, ठीक है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ना ये भी इंक्रीज हुआ, मतलब हमने इस पे काम करना शुरू किया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपकी इंडिया ने $4 ट्रिलियन की है ना इकोनॉमी को क्रॉस किया है। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम किस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं रैपिडली। मतलब पहले हम धीरे धीरे कर रहे थे, अब हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है इंडिया का, क्योंकि जैसी कंडीशन में इंडिया है ना आज के टाइम पे, मतलब जैसी जहां ये जोग्राफिकली एग्जिस्ट करता है, अगर ये यहाँ कंडीशन है तो ये इतनी बढ़िया कंडीशन है इसकी कि ये कोशिश करता है अपनी हर तरफ, चारों तरफ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओनली एक ही एरिया में इसको अपने रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं, नहीं, इसको जरूरत है अपने पूरे 360 डिग्री, मतलब सारी जगहों पर अपने रिलेशन को बिल्ड करना है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत मतलब इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा, और ये पॉजिटिव फायदा है, ठीक है। और एक और चीज है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे सेंट्रल पोजीशन पे है कि साउथ एशियन में भी इसकी बहुत कोशिश रहती है कि हाँ अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखे। कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर देखा जाए तो ये हेल्प करता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को वर्ल्ड में, जहां पर मतलब इंडिया एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ, जहां पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड कल्चरल रिलेशन विद इंडिया, मतलब दूसरी जो कंट्री है ना, जो आपके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहती है, वो खाली एक सेक्टर में नहीं, ओनली ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिकली आप किसी कंट्री के साथ रिलेशन में हो ना,
पॉलिटिकली भी होंगे, कल्चरली भी होंगे, सिक्योरिटी वाइज भी होंगे। देखो ये चीज ना मतलब स्कूल में भी हमें बताई जाती है, और ये चीज ना आप बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखो कि अगर ये 2 कंट्री हैं, ठीक है, पर्सन की तरह ही समझ लो इन कंट्रियों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये 2 कंट्री हैं तो अगर इनको आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं ना, तो ये खाली 1 डायमेंशन पर कभी नहीं करेंगी, ये 4 डायमेंशंस पर करेंगी। चाहे आपका पॉलिटिकल होगा, ठीक है, चाहे आपका सोशल होगा, चाहे आपका इकोनॉमिकल होगा, चाहे आपका कल्चर होगा, इवन सिक्योरिटी भी यू कैन ऐड, है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जरूर कवर होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है स्विंग स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो हमारे पास और क्या हो सकता है, नैम। हमने नैम में भी तो क्या किया था, बैलेंस ऑफ पावर ही तो किया था ना। हमने ये ब्लॉक ज्वाइन किया ना हमने दूसरा ब्लॉक ज्वाइन किया। दैट मीन्स कि हमने कोशिश किया कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करें। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी 2 चीजें, डिजायर और कैपेबिलिटी, इनका बड़ा ध्यान रखे कि उसकी जो डिजायर हो वो भी ऐसी हो कि बैलेंस ऑफ पावर हमेशा मेंटेन रहे, और जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि देखो आप अपनी क्षमता से ऊपर तो नहीं जा सकते ना, तो इंडिया हमेशा इन दोनों चीजों का ध्यान रखता है। इसके अलावा इंडिया हमेशा कोशिश करता है स्टेप आगे बढ़ाने की। तो जो उसके फुट फॉरवर्ड होते हैं वो क्या क्या हैं, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक थ्रू हर क्वाड स्ट्रैटेजी। अब देखो एक चीज समझो, क्वाड समझते हो ना, जहां पर आपकी 4 कंट्रियां मिलके काम करें, समझ रहे हो, तो उसकी बात हो रही है। तो देखो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। फ्री मतलब ऐसे मुफ्त नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ट्रेड पॉलिसी आप अपनी सामने वाली कंट्री को फ्री ट्रेड पॉलिसी दे रहे हो या फिर फ्री ट्रेड कर रहे हो, तो सामने वाली कंट्री भी पैरेलली आपके साथ क्या करेगी, वही रिलेशन स्टैब्लिश करेगी। इंक्लूसिव की बात हो रही है, दैट मीन्स कि आप पूरा ओवरऑल मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में नहीं, सारे एरिया की तरफ ध्यान देके काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इंडिया बहुत ज्यादा वर्क कर रही है किसके साथ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ना हमारे शुरू में थोड़े बहुत रिलेशन थे, फिर बीच में रुक गए। आज के टाइम पे, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम पे आप देखोगे मिडिल ईस्ट के साथ हमारे बहुत जबरदस्त रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा मोदी कितना ज्यादा विजिट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां के लीडर्स यहाँ आके विजिट करते हैं और फ्रीक्वेंटली विजिट हो रही है। और इसके चक्कर में हमारे रिलेशन इतने बढ़िया होते जा रहे हैं ना दिन पे दिन, कि इंटरनेशनल एरेना में इंडिया एक इमर्जिंग पावर की तरह ग्लो कर रहा है, ठीक है, और वाकई में ग्लो कर रहा है। अगर इमेजिन भी करो ना, तो अपनी पुरानी स्थिति को देख के आज के टाइम से तो भाई साहब बहुत जबरदस्त ग्रोथ है हमारी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। टुडे इंडिया इज एन इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी। मैंने आपको बताया ही $4 ट्रिलियन क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली इमर्ज कर रहा है इकोनॉमी में। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंडिया ना डेवलपिंग में आता है, ठीक है। अब देखो ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, किसी को नहीं पता कि कब हम डेवलप्ड में पहुंच जाएंगे, इतना रैपिडली अपन चल रहे हैं इसमें, ठीक है। इंडिया यही जो मैंने आपको बताया था 4 ट्रिलियन जो इसने क्रॉस किया इसकी जीडीपी ने, ठीक है, और वर्ल्ड में 5th इकोनॉमिक रैंक जो है इसकी आज के टाइम पे मानी जाती है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, देखना आने वाले टाइम में हो सकता है ये 3rd लार्जेस्ट जीडीपी भी बन जाए। एक चीज और, इन्फ्लुएंशियल अगर रोल देखा जाए, है ना, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आपके कुछ कुछ ग्रुप्स जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बात और जान लो, नेशन स्टेट जो होते हैं ना आपके, या फिर जो भी स्टेट होते हैं, नॉर्मल भी कंट्रीज होती हैं, उनके कंपैरिजन में ना जो रीजनल स्टेट्स होते हैं, जैसे आपका ये एशियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, या फिर G20 हो गया, जो ग्रुप वाले होते हैं जहां पर बहुत सारी कंट्रीज मिलकर काम कर रही होती हैं, भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वहां आपका रुतबा कायम करना बहुत बड़ी बात है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है G20, मतलब हम सब अवेयर हैं, अभी हुआ है ये, ठीक है। सो G20 में इंडिया का कितना ज्यादा मेजर रोल रहा है ना, मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस चीज को, कि अपन ने कितना फ्रीक्वेंटली इस चीज को काम किया और किस तरीके से इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है G20 के लिए। AIIB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे ग्रुप्स हैं जहां आप देखोगे कि किस तरीके से हम काम करते हैं। इंडिया वोकल कंट्री है जो क्लेम करती है टू रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशन। देखो ये बात हकीकत है, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की तो हर कोई बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बड़ी रिजिड बनती है यूनाइटेड नेशन, क्या कि हाँ भैया हम तो 5 ही बंदे हैं जो परमानेंट हैं, तो परमानेंट की मेंबरशिप नहीं बढ़ा रहे वो लोग, है ना, क्योंकि वीटो पावर उन्हीं के पास है, तो उसका बड़ा पंगा है। तो इंडिया हमेशा बात करता है कि भाई क्या करना चाहिए, परमानेंट जो सीट है उसको बढ़ाओ, उसका नंबर जो बढ़ाओ, वीटो पावर को या तो अबॉलिश कर दो या फिर और कंट्रियों को भी दो। मतलब बहुत सारे जो रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं उसकी जरूरत है, और ये सब हम 12th में पढ़ के आए हैं, राइट। तो तुम सबको पता भी होगा इतना, तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया तो आइडिया लग गया होगा, तो आप उसको कनेक्ट करना, ओके। सो जैसे 4 ग्रुप है, G4 बोल देते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। ये परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बात करते हैं, क्लेम करते हैं कि हाँ भाई मतलब वी डिजर्व दिस, की
परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और देखो ये बड़ी बात है कि आप इन चीजों में, मतलब पहले था कि आप लायक ही नहीं थे, कि आप ऐसी बात भी करोगे, कोई यही बोलेगा कि यार पहले आप ग्रो तो कर लो, पहले आप लायक तो बन जाओ, बट अभी हम लायक हैं। तो अभी हम बिल्कुल कहते हैं ना डंके की चोट पे हम इस चीज का दावा कर सकते हैं कि भाई साहब हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और वी डिजर्व दिस, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एशियान सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और मतलब आप ये देख लो कि ये कई सेक्टर्स में काम करती है, मतलब ट्रेड के लिए भी आपका इकोनॉमिकली ट्रेड सेम ही सेक्टर हो गया, ठीक है। कल्चरली भी आप देखोगे, सोशली देखोगे, तो बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं, वी नो दैट, ठीक है। तो इंडिया का काफी अच्छा रोल रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया मेंबरशिप इन ईस्ट एशिया समिट, जो समिट्स होती हैं उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडिया। अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये सब बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि भारत का रोल ना इन सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो इनमें से कोई कहीं मीटिंग हो और इंडिया ना पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन है कि क्यों इंडिया ने एशियान के समिट ज्वाइन नहीं किया, या फिर क्यों अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन नहीं किया, या फिर कुछ भी ऐसा करके, समझ रहे हो बात को। सो दैट इज द थिंग कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया का रोल वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कहीं ना जाए, कहीं कुछ ना बोले, तो लोगों को कमी खलेगी वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया डाइवर्सिफिकेशन इन डिफेंस डिप्लोमेसी बाय एंगेजिंग विद द यूनाइटेड स्टेट। देखो एक चीज और है, इंडिया अपना डाइवर्सिफिकेशन रखता है, मतलब इंडिया अपनी अगर डिफेंस की बात करे ना, तो इंडिया सीमित नहीं है लिमिटेड चीजों से। इंडिया कोशिश ये करता है कि वो सारे ही कंट्रीज के साथ अपने अच्छे अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करे, फिर चाहे यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, फिर चाहे इजराइल, फ्रांस हो गया, ठीक है। उसकी हमेशा ये कोशिश है कि वो अपनी क्या करें, मतलब अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर काम करें जितना ज्यादा हो सके। इसके अलावा वो अपनी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट वेस्ट एशियन कंट्री के साथ भी धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी, ठीक है। तो आप मतलब इस पिक से भी समझ सकते हो कि किस तरीके से हम सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एक अच्छी बात है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, राइट, मतलब हर पेज पे तुम्हारी इमेजेस को डाला गया है, सो दैट की थोड़ा सा विजुअलाइज करके भी आपको मजा आए पढ़ने में, है ना, थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। वैसे बोरिंग तो क्या ही लगता होगा तुम्हें पढ़ने में, क्योंकि खुद ही इतना स्टोरी टेलिंग के थ्रू कराती हूं मैं, है ना। सो बाकी नेक्स्ट है आपका द बिलीफ इन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। देखो एक चीज और है कि इंडिया की जो एंगेजमेंट है, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, कि खाली सिंगल एक साइड पे नहीं है, मल्टी सेक्टर पर वी वांट टू वर्क, मतलब हम अलग अलग चीजों पर वर्क कर रहे हैं। बहुपक्षवाद के सिद्धांत में इंडिया बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है ग्लोबल गवर्नेंस में, सच एज यूनाइटेड नेशन में, आप देखोगे काफी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है ना, इंडिया वहां भी अपनी फोर्सेस को भेजता है, तो इंडिया बहुत पार्टिसिपेट करता है इन सारी चीजों में भी, ठीक है। फंडिंग भी देता है, ठीक है। G20 हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा इंडो पैसिफिक शिफ्टिंग प्रायोरिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन एशिया। एक बात और जान लो, एशिया में पहले यूनाइटेड स्टेट की ना उतनी ज्यादा वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ अपने रिलेशन बिल्ड नहीं करता था। पर देखो ग्रेजुअली वो एशिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया और इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने लग गया ना, जिसकी कोई होड़ ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को नेचुरल अलाइज कहा जाता है, क्योंकि इंडिया हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि वो कभी भी किसी एक के फेवर में ना जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि ये तो भाई इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, नहीं। इंडिया हमेशा अपने आप को बैलेंस्ड फॉर्म में रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया के जो एरिया होते हैं ना, मतलब वो ऐसे ऐसे होते हैं, वो ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, है ना। कहने का मतलब ये है कि जितने भी शीत युद्ध के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने सफर किया, जैसे मानव की सुरक्षा हो गई, आपदा प्रबंधन हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, और बुनियादी जो आपका ढांचा हो गया विकास करने का, है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समुद्री सुरक्षा, क्योंकि वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास, है ना। इन सारे क्षेत्रों में इंडिया बहुत कोशिश करता है कि भाई वो कोशिश ये करे कि भाई जो समान विचारधारा वाले देश हैं, है ना, मतलब जिनकी सेम आइडियोलॉजीज हैं, सेम बातें करते हैं, जो सेम पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, तो इंडिया उनके साथ अपना अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करे। नेक्स्ट है आपका इंडिया टुडे इज वर्किंग टुवर्ड्स अ सिक्योर, फ्री एंड इंक्लूसिव मैरीटाइम स्पेस। देखो एक चीज और कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो इंडिया धीरे धीरे अपनी सारी चीजों को कवर कर रहा है, राइट। सो वी नीड टू सी दिस ऑल्सो कि हम किस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को, मतलब एक सुरक्षित किस तरीके से आप रख रहे हो, मुक्त मतलब फ्री और इंक्लूसिव मैरीटाइम स्पेस, मतलब समावेशी समुद्री क्षेत्र। समावेशी मतलब समझ रहे हो ना, इंक्लूसिव, जहां आप किसी एक चीज पर ध्यान ना देकर आप सब पर ध्यान दे रहे हो, मतलब मैरीटाइम में जो जो चीजें आती होंगी ना, हर एक चीज को आप कोशिश कर रहे हो कि आप ध्यान दो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है,
कौन? इंडिया। और कोशिश करता है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी या फिर जितने भी इसके कांटेक्ट में कंट्री हैं, जितने भी इनके साथ गुड रिलेशन वाली कंट्री हैं, उनको भी इस चीज के लिए समझाए कि हाँ, आप लोगों को भी आतंकवाद का विरोध करना चाहिए या इसकी रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर काम करने चाहिए। क्योंकि आतंकवाद ऐसी प्रॉब्लम है ना यार, आतंकवाद लगा लो, तुम एनवायरमेंट लगा लो, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि हम में से खाली कोई एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा हटो भाई, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ उसका सोल्यूशन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम सबको मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा हर कंट्री को, तब जाकर क्या होगा कि वो चीजें आपकी ठीक होंगी। सो टेररिज्म भी एक वैसी ही एक्टिविटी है कि जिसको एक अकेला बंदा, एक अकेली कंट्री कभी नहीं रोक पाएगी जीवन में, सबको मिलकर उस पर काम करना पड़ेगा, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ WMD, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये कि जो भी आपके ये जो कहते हैं ना वेपन मास डिस्ट्रक्शन, कि जितने भी आपके केमिकल हो गए, बायोलॉजिकल वेपन हो गए, है ना, इन सबको खत्म करो, प्रिवेंशन करो, क्योंकि इनको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इन सब पर रोकने का काम करता है इंडिया। इसके अलावा इंडिया की जो मैरी टाइम है वो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को। क्यों? क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब पूरी की पूरी सुरक्षा आपको मिल रही है, तो बट आप दोनों चीजों पर ध्यान दोगे ना, समुद्री प्रभाव से आर्थिक विकास भी हो रहा है आपका, क्योंकि ट्रेड वगैरह तो यार सबसे चीप तो उसी से ही होता है, तो आपको उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है और भू राजनीतिक महत्व भी बढ़ाना है अपना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इंडिया कमिटेड है किस चीज के लिए? कि वो अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करेगा, किस आधार पर? बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, रिस्पेक्ट फॉर शेयर्ड वैल्यू ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन। अब देखो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ इंपॉर्टेंट चीज समझो, भारत किस चीज के लिए प्रतिबद्ध है? वो ये कह रहा है कि मैं सभी देशों के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखूंगा। एक चीज समझो कि मान लो मैं एज अ पर्सन नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ, मतलब मेरे घर के मामलों में दखलंदाजी दे, मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी दे, ठीक है, या फिर मुझे एडवाइस करे अननेसेसरी जहां मुझे जरूरत ना हो, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ कोई और है, मतलब यहाँ और लोग भी हैं भतेरे, तो जब मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग मुझे एडवाइस ना करें, तो मैं कौन होती हूँ इन लोगों को एडवाइस करने वाली? सही बात है ना। ये तो वो वाली चीज हो गई कि अगर आप नहीं सुनना चाहते कोई चीज अपने खिलाफ, तो आप दूसरों को भी नहीं बोल सकते। तो सेम विद दिस इंडिया, की इंडिया हमेशा चाहता है कि वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे, वो अपनी सॉवरेनिटी को, मतलब अपनी संप्रभुता को, अपनी अखंडता को मेंटेन करे। इंडिया हमेशा ये चाहता है। अगर भारत अपने इन सारी चीजों को संभाल के रखना चाहता है, तो भारत यही तो कोशिश करेगा कि वो अगले की भी स्वतंत्रता का, उसकी अखंडता का, उसकी संप्रभुता का सम्मान करे, सिंपल। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर हैं आपके, भारत हमेशा मुक्त, खुले, समावेशी, इंडो पैसिफिक और आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत के माध्यम से क्या करना चाहता है? जितने भी जो नियम निर्धारित हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो भी आपने नियम बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, जो भी हम बहुपक्षवाद की बात करते हैं कि भाई ये सारे साझा मूल्य हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं, मतलब हर कंट्री उसको फॉलो करेगी, मतलब चाहे कोई भी हो, समझ गए? तो ये हम सबकी बात हो रही है। तो यहाँ यही वाली बात है कि आप कोशिश ये करोगे कि थ्रू ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ एशियन सेंट्रलिटी, प्रोवाइडिंग क्वाड रिस्पॉन्ड वैक्सीन टू इंडो पैसिफिक कंट्री, मतलब वही वाली बात कि जो हमने कॉमन लॉ बनाए हैं वो वर्ल्ड में सबके लिए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 कंट्री मान रही है, 4 नहीं मान रही है, समझ रहे हो? तो हम सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने किसी ट्रीटी पे साइन कर दिया तो भैया आप और मैं दोनों ही उसके लिए क्या है, बाउंडेड है, हम दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते अरे छोड़ यार मैं नहीं कर रहा फॉलो, ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इंडिया इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, और वो कहते हैं ना जबान की कीमत, तो इंडिया की जबान की कीमत बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में। मई 2019 में आप देखोगे इंडिया में कह रही हूँ, इंडिया, यूएस, जापान, ठीक है, और फिलीपीन नेवी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है ज्वाइंट प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज और है कि देखो, अगर ये फर्स्ट एंगेजमेंट थी इस टाइप की जिसमें ये अलग अलग कंट्री ने आकर क्या किया, अपना डेमोन्स्ट्रेट किया, ज्वाइंट प्रेजेंस दिखाई अपनी, और दिखाया अपने आप को, हाईलाइट किया कि हमारा देखो कितना अच्छा खासा क्या है, कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि इनकी नौसेनाओं ने पहली बार एक साथ मिलकर क्या किया, भागीदारी की। जरूरत थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है ना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का क्या चल रहा है कि वो पूरे तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इंडिया को भी और बहुत सारी कंट्रीज को वो अपने अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है, ठीक है, चाहे लोन देके लाए, चाहे कैसे भी लाए, राइट। सो ये वाली चीज है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को उजागर करो कि हमारा भाई, हमारी जो नौसेनाएं हैं अलग अलग कंट्री की, हम मिलकर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। सो इंडो पैसिफिक नौसेनाओं के बीच में समन्वय को उजागर करना बहुत जरूरी था, तो इंडिया ने इस चीज के लिए भी बहुत काम किया, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीलैटरल नवल एंगेजमेंट थी। दैट मीन्स कि जो आपकी नौसेनाओं ने काफी टाइम बाद इस तरीके की कोई एंगेजमेंट दिखाई थी, और जो कि बहुत जरूरी है, जो दिखाता है कि हाँ भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 4 लोग और खड़े हैं, समझ रहे हो, ये वो वाली चीज है। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर कैपेबिलिटी
मेकिंग हर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो एक बात और जो मैंने लास्ट वाली उसमें भी बोली थी आपको, देखो 2 टाइप की जो पावर होती है आपकी, है ना। एक पावर होती है आपकी कौन सी, हार्ड पावर, ठीक है। एक होती है आपकी सॉफ्ट पावर। हम जो बात करते हैं ना, इंडिया जो चलता है, कोशिश करता है सॉफ्ट पे। इवन वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द जो कंट्री है ना, वो सॉफ्ट पावर की तरफ ध्यान देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करना चाहते हो तो भैया आपके रिलेशन बहुत बढ़िया होने चाहिए। और रिलेशन बढ़िया कब होंगे, जब आप सॉफ्ट रहोगे, है ना। कि अगर आपको वार भी करना है ना सामने वाले पर, तो बातों से वार करो, है ना। सच के हथियार लेके मत आ जाओ कि एक दूसरे के ऊपर गोली दाग दी, काम खत्म हो गया ना। मतलब अगर लड़ना भी है ना, तो कहते हैं ना बिल्कुल बातों के वार मारो, है ना। ये वो वाली चीज है जैसे अपन अब हमारे यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब कहावत में कि थप्पड़ लग जाएगा, तो सच में सच का थप्पड़ नहीं लगता, बातों का थप्पड़ लगता है, समझ रहे हो। तो सच में तो कोई थप्पड़ नहीं मारता किसी को, बातों से थप्पड़ लगते हैं। या फिर आप किसी को सक्सेसफुल होकर दिखाते हो तो कहते हो कि यार बस एक बार सक्सेसफुल हो जाए, फिर पता लगेगा, फिर लगेगा उसके मुंह पे तो तमाचा। मतलब ऐसी ऐसी वाली चीजें, मतलब बहुत बोलते हैं ना लोकल चीजें, लोकल एरिया में, लोकल कल्चर में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, राइट। सो ये वाली चीज समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम, ये सॉफ्ट पावर ही तो है जो आप दिखाना चाह रहे हो, सच की थोड़ी थप्पड़ मारा हमने, राइट। तो सेम यहाँ है कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कोई बात रखते हो या कुछ भी रखते हो, तो आप सच में हमला नहीं बोल रहे होते हो, आप अपनी बातों से सामने वाले को क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। सॉफ्ट पावर में यही चीजें नहीं आती हैं जो नेगेटिवली हैं, कि हाँ भाई बदला लेना, ताने मार देना, एक दूसरे को नीचा दिखा देना बात करके, नहीं। बहुत सारी चीजें कि आप मैनिपुलेटिव वे में थोड़ा सा समझाते हो। अगर सामने वाला एक ही नजरिया देख रहा है तो आप उसको और एस्पेक्ट दिखाओगे कि देखिए यार अगर इसमें ये वाली चीज है तो और दूसरे नजरिए भी देख, शायद ये वाली चीज हो जाए, शायद ये भला हो जाए, ये हो जाए, है ना। तो मैनिपुलेटिव जो टेक्निक्स होती है ना, वो भी सॉफ्ट पावर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ये जरूरी है। इंडिया का रिच सिविलाइजेशन हो गया, इथॉस, कल्चर, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल, ह्यूज पॉपुलेशन, यार ये सारी की सारी चीजें हैं कि इंडिया, भारत की जो समृद्धि है ना, वो लोकाचार, संस्कृति, दर्शन, आध्यात्मिकता, विशाल जनसंख्या, भारत प्रवासियों, मतलब इंडिया का जो डायस्पोरा है। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायस्पोरा, क्योंकि जब जब आप देखते हो मोदी आपके विजिट पे जाते हैं, कोई और फॉरेन मिनिस्टर वगैरह बाहर विजिट पे जाते हैं, तो जो इंडिया के डायस्पोरा है, मतलब जो दूसरी कंट्री में जा जाकर रह रहे हैं, चाहे जॉब के पर्पज से रह रहे हो, चाहे पढ़ाई के पर्पज से रह रहे हो, बट वो डायस्पोरा तो क्रिएट करते हैं ना हमारे लिए। सो लाइक वहां जाकर आपको इतनी भीड़ मिलती है और इतना रिस्पेक्ट मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंडिया का जो स्टेटस है ना, वो बहुत ज्यादा शेप करता है वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चैलेंजेस, देखो कुछ कुछ चुनौतियां, और देखो चुनौतियां हमेशा आती हैं। तो प्रॉब्लमेटिक पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आप देखोगे राइज ऑफ चाइना, इनके साथ काफी इशू रहता है, शुरू से ही रहा है। मतलब इंडिया ने तो हमेशा कोशिश की अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की, बट अल्टीमेटली सामने वाला नहीं समझ रहा, तो ठीक है भाई मत समझो, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने हमारे हमेशा रिलेशन खराब किए, तो हमारे रिलेशन हमेशा उनके साथ गड़बड़ रहे, ठीक है। इशू ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का देख लो, कहने को आप ही के, मतलब आप ही की कंट्री का पार्ट था, ठीक है, अलग हो गया। अब उसके बाद उनकी पॉलिसी हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। टेररिज्म देख लो, इंसर्जेंसी, इमिग्रेशन, सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ना मतलब हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। और इन इश्यूज पर आप हमेशा देखोगे कि चीन का उदय हो गया, चाहे मतलब चाइना के जो इश्यूज हो गए, हमारे पाकिस्तान का मुद्दा, आतंकवाद, विद्रोह, आप्रवासन, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब की सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक दूसरे की कंट्रीज के लिए भी, ठीक है। अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया हमेशा कोशिश करता है क्या, कि वो मतलब पीस मेंटेन करे। और ऐसा नहीं है कि ओनली पीस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, वो बात ये करता है, वो कोशिश ये करता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करे वर्ल्ड में, है ना, जिससे कि इंडिया एक एस्पिरेशन की तरह काम कर पाए, ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु, है ना, वर्ल्ड लीडर की तरह वो सबको हेल्प कर पाए। जो भी यार ये वो वाली चीज है कि मेरे पास जिस चीज का ज्ञान है, या मेरे पास जो भी अच्छी चीजें हैं, वो मैं सबके साथ शेयर करूं। जो चीज मुझे पता है वो मैं सबको बताऊं कि सबको पता चले और सब उसका बेनिफिट उठा पाए। ये उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इसके अलावा डेडलॉक ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, देखो सबसे बड़ी बात है किस चीज के लिए, तो शुरू से ही इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंट्री, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि किस तरीके से और कंट्री भी इस चीज के लिए क्लेम करती है कि भैया जो परमानेंट P5 है आपके, परमानेंट है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, कि उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्जेंस ऑन द इशू एज अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, रिफॉर्म ऑन द ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, IMF हो गया, ट्रेड विद इन मल्टीलेटरल फोरम हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। दैट मीन्स कि इंडिया के लिए हमेशा ये चिंता का विषय रहा है, चिंता का कारण रहा है क्या, कि जैसे जलवायु परिवर्तन होता है तो देखो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और ऐसा तो नहीं है यार जलवायु कि पर्टिकुलर एक कंट्री को हिट कर रहा है और कंट्रियों को हिट नहीं कर रहा होगा, है ना, मतलब इसका नुकसान हो रहा था हम सबको मिलकर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करते हो कि जितने भी एसेंशियल जरूरतमंद जो भी रिफॉर्म है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, IMF में लोन की जो चीजें हो गई उनसे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कोई बात हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि आपको इनमें बहुत जरूरत महसूस होती है कि हाँ भैया हमें इनमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना चाहिए। पैंडेमिक कोविड-19 सबसे बड़ा एग्जांपल है कि किस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड ने मतलब इस चीज में
फेस किया है ना, और ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ने बहुत इजीली इस चीज से ओवरकम कर लिया और सबने बहुत अल्टीमेटली बुरी तरह फेस किया। बट इस टाइम पे आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है दूसरी कंट्रीज के साथ, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको कि आपके दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे हैं तो जो भी चैलेंजेस है आप मिलकर वर्ल्ड में फेस करोगे, है ना। क्योंकि ये ऐसा चैलेंज था नहीं यार कि ओनली मैंने अपनी इंडिया के लिए सोल्यूशन निकाल दिया, काम खत्म। नहीं, ये वो वाली बात हो गई कि अगर वैक्सीनेशन किसी एक भी कंट्री ने खोज ली ना, मतलब किसी भी एक कंट्री ने सर्च कर लिया और उसको मिल गया कि हाँ भैया इसका इलाज मिल गया, तो वो सबको अल्टीमेटली सबको शेयर करेंगे, चाहे आपके उनके साथ रिलेशन हो ना हो। वो फॉर्मूला तो शेयर किया ही जाएगा ना सबके साथ, सो दैट कि ह्यूमैनिटी बच जाए, पीस मेंटेन हो जाए वर्ल्ड में, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। सेम ऐसे ही आपकी बात होती है क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज के लिए भी, सेम विद दिस कि जिस तरीके से आपका ये पैंडेमिक वाली प्रॉब्लम आई है ना, ऐसे ही आपका मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा चेंजिंग स्ट्रैटेजी लैंडस्केप इन एशिया डिमांडिंग टू इंश्योर ग्रेटर स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। एक चीज और है कि इंडिया टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करता रहता है। क्योंकि देखो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक अपने ना नॉर्म्स बना लिए कि ये मेरे नॉर्म्स है, मैं हमेशा इसी पे चलने वाली हूँ ताउमर, मतलब पूरी उम्र भर, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अगर टाइम बदल रहा है ना, टाइम अगर चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको अपने नॉर्म्स को भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो सेम विद दिस कि आपको जब जरूरत पड़ी तो आपने अपने इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी क्या किया, स्ट्रैटेजीज को चेंज किया। इसके अलावा आप देखोगे द टर्म इंडो पैसिफिक इज यूज्ड टू रेफर, अब हम इंडो पैसिफिक के टर्म्स को पढ़ रहे हैं पर ये किस चीज को रेफर कर रही है, कुछ डाइवर्जेंट कॉन्सेप्ट्स को, मतलब अलग अलग, है ना, जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको संदर्भित कर रही है। जैसे कि आप देखोगे डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब हर कंट्री के लिए अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट की बात हो गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनका जो एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, मतलब एशियान में काफी प्रेजेंटेड है, मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती है इनकी पहुंच, भले ये इसके मेंबर ना हो, ठीक है, परमानेंट मेंबर नहीं है, बट स्टिल इनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज है, ठीक है। इसके अलावा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिगार्डिंग द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द टर्म ऑफ इंडो पैसिफिक। देखो ये कहते हैं ना कि ये जो इंडो पैसिफिक वर्ड है ना, इसकी जो अवधारणा है उसमें कोई एक रूपता नहीं है, मतलब आपके लिए इसका मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, और किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, राइट। तो मतलब ये वो वाली चीज हो गई कि जियोग्राफिकली ना देखा जाए तो वैसे आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं यार, है ना। तो किसी के लिए कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक जो कंसेप्चुलाइजेशन है ये एम्फेसाइज करता है किस किस पर, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो कि भाई इंडो पैसिफिक की बात हो रही है या फिर ये सारी कंट्रियां जो मिलकर काम कर रही हैं, वो कर किस सेक्टर में है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मतलब आपका आर्थिक समृद्धि के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि की जरूरत है, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए और मल्टीलेटरल कॉपरेशन के लिए, मतलब आप कोशिश करते हो कि कनेक्टिविटी बना के रखो और बहुपक्षीय सहयोग बना के रखो। मतलब ये वही बात कि अगर आप एक कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री, अगर आप ये दोनों ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इकोनॉमिकली रिलेशन बूस्ट हो रहा है, ठीक है, बट क्या ओनली इकोनॉमिक हो रहा है, मतलब इसी से ही लिंक करो। और अगर ट्रेड कर रहे हो तो यार पॉलिटिकली भी तो आपको परमिशन मिली होगी ना, तो वो भी होगा। अब जब आप एक दूसरी कंट्री में जाते हो, चीजें देखते हो, तो ठीक है, कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा जब हम ट्रेड करते हैं और सारी चीजें होती हैं तो भाई आपका और क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी की बात होती है, तो मतलब ऐसे, और सोशल वाली बात हो जाती है ना कि आपका सोशल इम्पैक्ट पड़ता है उन चीजों का। तो ये सबका सब बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आज विभिन्नताओं के दौर में भी क्या हो रहा है कि आप अपनी कोशिश ये कर रहे हो कि कंटेम्पररी टाइम में जो नोशन ऑफ वॉर है, सिक्योरिटी इशू है, आप इनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम स्पेस टू डिजिटल, मतलब कि कोशिश ये की जा रही है कि आप डिजिटलाइजेशन के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो, कंटेम्पररी टाइम में। तो ये सब बात है। पंचअमृत याद है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पंचशील टू पंचअमृत, है ना। तो पंच अमृत की बात हो रही थी, है ना। तो कौन कौन से पंचअमृत हैं उनकी बात देख लो एक बारी, और वो बहुत जरूरी भी है, तो आप ना इनको अपने उसमें लिख के आना। पंचामृत वैसे अगर देखा जाए तो हमने पूजाओं में सुना होगा, है ना, जैसे घर में पूजा होती है, कथा वगैरह होती है या फिर हवन वगैरह होता है, तो मतलब हमने वहां सुना है कि पंचामृत की बात होती है कि 5 तरीके के अलग अलग अमृत, है ना। तो एक तरीके से 5 मिक्सचर ऑफ फूड्स हो गया, है ना, जो हिंदू पूजा में यूज किया जाता है, ठीक है। बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको आपने क्या किया है, मतलब ये जो वर्ड है इसको आपने यूज किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी में आपने 5 पिलर्स को मेंटेन किया है ना। अब यहाँ ये मत कहने लग जाना वो कौन से 5 फूड हैं तो अब उन 5 फूडों के नाम बताकर फिर उसको फॉरेन पॉलिसी से जोड़ो, नहीं, मतलब ये इंस्पायर्ड हुए हैं उनसे, राइट। सो क्या क्या इंस्पायर्ड हुए हैं हमारे पंचामृत अप्रोच, कौन कौन सी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, वो एक बार देखो। क्या है, सम्मान, डिग्निटी एंड ऑनर। देखो सीधी सी बात है, सम्मान ये वो वाली बात है, एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली बात है ना, कि ये कहते हैं ना कि आप अपने समाज में भी देखते होंगे या फिर ये सबके साथ होता है कि यार आपको रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब आप मुझे दोगे रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आप मुझसे तमीज से बात नहीं करो तो मैं आपसे कैसे तमीज से बात कर लूं, राइट। तो ये उस तरीके की बात है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में देखो कंट्री के, कि अगर कोई कंट्री आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रही है ना, या फिर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है, तो आप भी उनको रिस्पेक्ट दोगे ही दोगे। ऐसा नहीं है कि वो तो बड़े प्यार से आपके साथ रह रही है और आप उन पर थ्रेट बना रहे हो, नहीं, ठीक है। संवाद,
ग्रेटर इंगेजमेंट एंड डायलॉग। सीधी सी बात है, संवाद मतलब अधिक जुड़ाव और संवाद, बातचीत, है ना, कि कोई भी बात है तो सबसे पहले क्या होगा, बातचीत। मान लो ये दो दोस्त हैं, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हो गई तो क्या बोलेंगे। आजकल तो क्या होता है, सबसे पहले ना लोग ब्लॉक कर देते हैं, है ना, मेरे को सिस्टम ही नहीं समझ में आता। अरे यार, अगर लड़ाई हो भी गई तो ब्लॉक करके क्या कर लिया तुमने, मतलब ब्लॉक करके तो भाई रास्ते ही बंद कर दिया बात करने के, फिर तो रिलेशन ही बिल्ड नहीं हो पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसे अगर इस बंदे की आदत है सबको ब्लॉक करने की, फिर तो एक टाइम बाद अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि सबको ब्लॉक करता जाएगा, ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि बातचीत के रास्ते खुले रहे, है ना, तो संवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखो कि आपस में बातचीत करते रहना जरूरी है। समृद्धि, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, मतलब साझा समृद्धि, मतलब ये कि अगर आप समृद्ध हो रहे हो, है ना, आप अपनी कंट्री में बिल्ड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, तो आपका काम है कि अगर आप यहाँ ग्रो कर रहे हो तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, वो सब भी क्या करें, ग्रो करें, है ना, वो भी उन चीजों का बेनिफिट उठाएं, या फिर वो भी वो टेक्नोलॉजी का यूज करें जो आप करके आप अपने यहाँ समृद्धि लेके आ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। अब देखो सुरक्षा की बात हो रही है, सबसे पहले तो आप अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा देखोगे, मतलब पहले बंदा अपने घर में सेफ रहे। ठीक है, अगर बंदा अपने घर में सेफ है, ठीक है, अगर ये यहाँ सेफ है तो दैट मीन्स कि सबसे पहले तो आपने अपनी सेफ्टी देखी, ठीक है, खुद सेफ हो गया, हाँ भाई श्योरिटी हो गई। ठीक है, अब चलते हैं ग्लोबल की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई ना, ग्लोबलाइजेशन में कहते हैं कि पूरा एक गांव है जो विश्व है, राइट। सो ग्लोबल, अगर आप देखोगे ग्लोबली भी तो सिक्योरिटी आपकी है ना, तो इसमें जितने भी पैंडेमिक हो गए, एनवायरमेंट के इशू हो गए, वो सारे के सारे आपके इसमें आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। संस्कृति एवं सभ्यता, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंकेज, दैट मीन संस्कृति और सभ्यता की बात हो रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने यहाँ की जो संस्कृति और अपनी सभ्यता है उसको मेंटेन करोगे, और कोशिश करोगे कि वर्ल्ड में अगर आप अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को इंट्रोड्यूस करा पाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे तो वहां सीखेंगे ही सीखेंगे। क्योंकि यार संस्कृति और सभ्यता तो ऐसी चीज है ना जो एक दूसरे से हम सीखते हैं। आपकी कोई संस्कृति होगी तो मैं कुछ सीखूंगी आपसे, और मेरे से आप कुछ सीखोगे, ये वो वाली बात है। तो सेम जैसे हम एक दूसरे के कल्चर से सीखते हैं, तो ऐसे ही हम एक दूसरे की कंट्री के कल्चर से भी सीखते हैं, समझ रहे हो। सो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई अकेले, मतलब इसने मेजोरिटी प्रूफ किया। ठीक है, इसने एम्फेसाइज किया किस किस चीज पर, नेबरहुड फर्स्ट, मतलब इसने कहा कि यार देखो आप अकेले सर्वाइव कर नहीं सकते, तो सबसे पहले आप अपने जो पड़ोसी हैं ना उनके साथ अपने बढ़िया रिलेशन बनाओ, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब वैसे पड़ोसी मतलब जो टेरिटोरियल पड़ोसी हैं वो तो ठीक है कि ये नेपाल, चाइना वगैरह हो गए, भूटान वगैरह हो गए, श्रीलंका, इनकी बात तो हो रही है, पर वो वैसे कह रहे हैं कि एरिया वाइज, है ना, जियो पॉलिटिकल एरिया वाइज। तो इंडिया ने स्टार्ट की अपनी एंगेजमेंट कहाँ कहाँ करने के लिए, मतलब इंडिया ने कोशिश की कि जो भारत की विदेश नीति का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो पड़ोसियों से सबसे पहले पहल किया जाए, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कहाँ लिंक करने की, वेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा और कोशिश की कि जितने भी आपके पश्चिम एशियाई देश हैं, पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके साथ जुड़ने की, है ना, एक्ट ईस्ट। अब देखो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, वेस्ट एशिया बाय फोकसिंग ऑन लिंक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट एशिया की बात हो रही है, अगर आप वेस्ट एशिया पर फोकस करो दैट मीन्स कि आपको उनके साथ लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब आप कोशिश ये करोगे कि जब आप ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करो, क्योंकि एक तरफ आपने वेस्ट से किया, अब आप आ जाओ ईस्ट की साइड पर, अब ईस्ट से भी करोगे। अब ईस्ट तक क्या था, अभी तक तो क्या चल रहा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी की बात चल रही थी, है ना। पीएम नरसिम्हा राव के टाइम पे आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी कि हाँ भाई बात करी कि हमें भाई पूर्व की तरफ देखो, पूर्व के जो कंट्री हैं उनके साथ उनकी और भी देख लो, उनसे भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर लो। फिर जब आपके पीएम मोदी आए उन्होंने कहा कि यार देखने से कुछ नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली हमने बोल दिया कि हाँ यार देखो और देख ही रहे हम, तो रिलेशन तो बिल्ड ही नहीं हो पा रहे, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, कोई बढ़िया समझौते नहीं हो रहे, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने बात करी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, और ये इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स है जिसकी सच में वाकई में हमें बहुत जरूरत थी, क्योंकि अगर ये लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो रिलेशन बढ़ेंगे ही नहीं यार आगे, सीधी सी बात है ना। तो जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिलेशन बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। वो ऐसे कह देते हैं ना अपन रिश्तेदारी स्टैब्लिश करनी है तो भाई एक दूसरे के आना जाना शुरू करना पड़ेगा ना। कोई पूजा है, कोई सुख है, दुख है, तो बांटने जाएंगे ना एक दूसरे के साथ, तभी तो फिर रिश्ते बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, तभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हमेशा कोशिश करता है सॉफ्ट पावर को यूज करे अपने पॉलिसी मेकिंग में। इंडिया देखो ये दो तीन चीजें जो हम सबको पता होनी चाहिए, नो फर्स्ट यूज हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, कि हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट पावर पर हम चलते हैं कि भैया हम हमेशा सॉफ्ट पावर को यूज करेंगे, हम हमेशा नेगोशिएट की बात करते हैं, हम हमेशा डिप्लोमेटिक टॉक की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बड़े काम के हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में बढ़िया आराम से। ठीक है, न्यू फॉरेन पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करती है। देखो मोदी गवर्नमेंट ने जो अपनी नई फॉरेन पॉलिसी है उसने कोशिश किया कि वो इंडिया की जो आइडेंटिफाई है, वो मतलब एक पहचान किस तरीके से बना के रखे, भारत, है ना, भारत इन वर्ल्ड अफेयर, क्योंकि भारत की जो पहचान है ना वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। क्योंकि यार नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है ना, पंचामृत से जोड़ा उन्होंने, जिसे कि पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि हाँ किस तरीके से देखो हम इंस्पायर्ड हैं, कि अगर हम संवाद कर रहे हैं तो अकेले तो यार बात दीवार से तो करूंगी नहीं, बंदे ही चाहिए बात करने को, राइट।
तो एज अ कंट्री की बात करूं तो दूसरी कंट्री से ही तो बात करूंगी, ऐसा थोड़ी है कि दीवारों से आसमान से जाके बात कर लूंगी दूसरी कंट्री में, नहीं। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है, ठीक है। भारत बहुत ज्यादा विलिंग है, खाली इसलिए नहीं कि वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल है पावर के लिए, वो ये भी चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में इस चीज को मेंटेन करे कि पूरा वर्ल्ड मजबूत बने, जिम्मेदार बने, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट बियॉन्ड pragmatic approach in foreign policy making under the transformational leader of Prime Minister Narendra Modi with a vision to transform of both Indian society and Indian foreign policy। देखो एक चीज है कि जैसे आपकी ये जो पीएम मोदी की बात हो रही है ना, उनके टाइम की जो आपकी सरकार है, उन्होंने क्या किया, अपने भारतीय समाज को भी और विदेश नीति दोनों को बदलने की बात की है ना। और इसका जो नेतृत्व वो किसने किया, पीएम मोदी ने किया, डेफिनेटली, है ना। तो उन्होंने कोशिश की कि वो इस तरीके की नीतियों का निर्माण करें जो व्यवहारिक हो, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो, है ना, जिनके ऊपर काम किया जाए। भारत की जो सिविलाइजेशन इथोस है ना, मतलब जो भी आपकी सभ्यतागत लोकचर है ना, उनके माध्यम से क्या हो, आपकी नीतियों का जुड़ाव महसूस हो। तभी तो ये पंचामृत में फॉरेन पॉलिसी का क्या जुड़ाव है, वही तो है ये, और क्या है ना। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा इंडिया की हमेशा कोशिश सॉफ्ट पावर की कैपेबिलिटी को यूज करते हुए वो अपनी क्या करेगा, जो उसकी विदेश नीति है उसको पुनर्जीवित करेगा, है ना, रीओरिएंट करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो बैठे हैं ना हमारे दोनों लीडर, है ना, ये यूएसए के और ये हमारे इंडिया के, मतलब इट इज रियली नॉट इजी कि दोनों यहाँ बैठकर मतलब बायलैटरल ट्रीटी साइन कर रहे हैं, मतलब द्विपक्षीय जो होती है वो बायलैटरल होती है ना। इतना इजी नहीं था पहले कंपैरिजन में, बट आपने वो पावर अटेन किया, आपने चीज कमाई है, तो इंडिया की भाई साहब कमाई है ये। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, इंडिया एक स्विंग स्टेट की तरह शेप कर रहा है, ठीक है, और वर्ल्ड में मतलब अपने आप को ना इतना ज्यादा राइज कर रहा है, इतना ज्यादा इमर्ज कर रहा है ना इंडिया, और इसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है री इन्वेंट हो रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल इस फोटो से भी समझ में आता होगा, आप वर्ल्ड में देखते होंगे जब भारत का मतलब जो हमारा तिरंगा है वो लहराते हैं, राष्ट्रगान होता है, यार ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इतना गूज़बम्स आ जाते हैं, या फिर इतना प्राउड फील होता है हमें कि मतलब कह नहीं सकते कि आप किस तरीके से इतना रैपिडली ग्रो कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो, राइट। इसके अलावा जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वो हमने देखी ही थी कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी, पीस, ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, संस्कृति, भाई यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ना आज इंडिया वर्ल्ड में ना अपने आप को इतनी अच्छी पोजीशन पे लेके गया है ना कि इंडिया के एग्जाम्पल दिए जाते हैं दूसरी कंट्री में, या फिर जब लोग मूवमेंट्स करते हैं तो वहां से इंस्पायर, मतलब इंडिया से इंस्पायर होके लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने एक्वायर की है। मतलब एक टाइम जबकि ऐसा था क्या कि हमने दूसरों से देख देख कर सीखा, दूसरों से हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आज हम उस लायक बन गए कि हमें देखकर कोई सीख रहा है ना। सच में वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो लोकतंत्र, समृद्धि, अहिंसा, आध्यात्मिक शांति, मानवता, गरिमा, संस्कृति, ये सारे इंडिया के मेन फैक्टर हैं, आदर्श हैं, जिसके ऊपर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेश नीति है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। और जिस तरीके से आप इस फोटो में देख सकते हो ना, इंडिया का रुतबा है ना वो कायम है। अभी हम सबने रिपब्लिक डे पर देखा ही होगा डेफिनेटली, बट आप ये जान लो कि ये रुतबा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ये घट नहीं सकता। अब तो भाई साहब बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो आज के टाइम पे इंडिया की जो रिचनेस है उसकी सिविलाइजेशन की वजह से, मटेरियल कैपेबिलिटी की वजह से, है ना, मतलब इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है ग्लोबल चैलेंजेस में। एक बात और है कि हम ना खाली अपना अपना नहीं देख रहे कि सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे हो ना, नेशनल इंटरेस्ट तो आप देख रहे हो, बट साथ साथ आप क्या देख रहे हो कि आपको पूरे विश्व को साथ लेके चलना है। तो जो भी प्रॉब्लम वर्ल्ड फेस कर रहा है ना, आप कोशिश कर रहे हो कि वो सारी सोल्यूशन भी आप निकालो मिलकर उनके साथ, है ना, अपना तेरी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्डर इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ना, इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी वाइज भी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स खाली मतलब आपको मैटर नहीं करती, हर कंट्री को मैटर करती हैं, और हर कंट्री ग्रो भी करना चाहता है। तो इंडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वर्ल्ड में इंडिया किस तरीके से प्रॉब्लम्स को देख रहा है, वो जो डिसऑर्डर होते हैं उनको लीड करता है ना, और एक अच्छी खासी आशा भरी नजर से मतलब सामने वाले के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करता है, ठीक है। बिलीविंग इन बॉर्डर नोशन ऑफ गुड गवर्नेंस थ्रू प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, देखो सीधी सी बात है, इंडिया सबसे ज्यादा पहचाना जाता है यही चीजों की वजह से, अतिथि देवो भव। सो वसुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है, मतलब जहां आप पूरे संसार को एक ही फैमिली मानते हो, है ना, होल वर्ल्ड को आप एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। और यहाँ बात होती है कि जब आप अपनी शेयर करते हो अपने डेस्टिनी को, और इसमें इंडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक स्टेबल रोल की तरह काम करता है और देखता है वो किस तरीके से कि वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड ह्यूमन प्लेस टू लिव, मतलब इंसानियत को सबसे ऊपर रख के चलकर काम करना, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी आपकी, ये हो गया आपका खत्म। तो आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो गई है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चाहो तो नोट्स बना लेना, चाहो क्या यार, मैं तो रिकमेंड करूंगी, है ना, कि नोट मेकिंग ना साथ साथ करते चलना, क्योंकि देखो मेरे से नोट्स मांगने का कोई फायदा नहीं है, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ा दिया ना, और इतना अच्छा कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करा दिया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब हम बैठकर नोट बनाएंगे। चाहे तुम शॉर्ट में बना लो यार नोट, कौन कह रहा है तुमसे डिटेल में नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट में बना लो, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है।
तो ये वाली चीज थी। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है, पहुंचा देना बढ़िया मस्त आराम से, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी सारी डिस्क्रिप्शन में। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ध्यान रखो अपना। बाय बाय।